फ्रेंड्स, हसमुख गोस्वामी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर अमित मोनपुरवाला मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आपका स्वागत करता हूं। मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट की इस लेक्चर सीरीज़ में ये लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ गियरिंग एंड फेलियर ऑफ गियरिंग। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। लॉ ऑफ गियरिंग की इस फिगर में हम देख सकते हैं दो गियर्स, जैसे कि एक गियर है जिसका सेंटर पॉइंट O1 है और दूसरा गियर है जिसका सेंटर पॉइंट O2 है। O1 सेंटर वाला गियर ω1 एंगुलर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और O2 सेंटर वाला गियर ω2 वेलोसिटी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। जहां दोनों गियर के टीथ एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, वो कांटेक्ट पॉइंट को A पॉइंट कहा गया है। अगर A पॉइंट को कांटेक्ट पॉइंट गिने और वहां से दो लाइन खींचे, जिसमें से एक लाइन कॉमन नॉर्मल और एक लाइन कॉमन टेंजेंट है, तो हम फिगर में देख सकते हैं कि जो कॉमन नॉर्मल लाइन है वो MN लाइन है और कॉमन टेंजेंट लाइन है वो QR लाइन है। अब O1 और O2 सेंटर को अगर हम एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ दें, तो ये इमेजिनरी लाइन और कॉमन नॉर्मल MN लाइन जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट पिच पॉइंट कहते हैं और वो P से जाना जाता है। फिगर में हम पॉइंट P को भी देख सकते हैं। अगर आगे चले तो अभी हमने जो बात कही वो सारी बातें ही दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन पर। ω1 एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गियर 1, ω2 एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गियर 2, A1 गियर 1 का एरिया, A2 गियर 2 का एरिया, A पॉइंट दोनों गियर का कांटेक्ट पॉइंट, QR और RQ ये कॉमन टेंजेंट है और MN ये कॉमन नॉर्मल है। O1 और O2 दोनों गियर के सेंटर पॉइंट्स हैं। वहाँ से आगे चले तो हम देख सकते हैं कि इमेजिनरी सेंटर लाइन O1 O2 को बीच में से पॉइंट P द्वारा दो भाग में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें से एक भाग हो गया O1P और दूसरा भाग हो गया O2P। अभी हमको पता है कि ω1 एंगुलर वेलोसिटी गियर 1 की है और ω2 एंगुलर वेलोसिटी गियर 2 की है। तो अगर हम ये चारों बातों को एक इक्वेशन में इकट्ठा करें तो स्क्रीन पे हम ये इक्वेशन देख सकते हैं। ω1 अपॉन ω2 इज इक्वल टू O2P अपॉन O1P, यानी कि O1P यानी कि ω1 अपॉन ω2 इज इक्वल टू 1 अपॉन O1P अपॉन O2P। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया। अभी हम रेड कलर के बोल्ड लेटर में देख सकते हैं कि इसको हेंस द एंगुलर वेलोसिटी रेशियो और स्पीड रेशियो ऑफ सरफेस 1 एंड 2 कह सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी रेशियो हो गया हमारा ω1 अपॉन ω2 और सरफेस की जो डिस्टेंस है उसका रेशियो हो गया O2P अपॉन O1P। तो इक्वेशन हमको कहता है कि ω1 अपॉन ω2 का जो रेशियो है वो O1P अपॉन O2P के रेशियो के इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो ये जो बात है, ये जो इक्वेशन है, उसको हम लॉ ऑफ गियरिंग कह सकते हैं। लास्ट पॉइंट हमको समझा रहा है कि दूसरे शब्द में अगर हम ये लॉ ऑफ गियरिंग को देखें तो द कॉमन नॉर्मल टू द टू सरफेसेस एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट A intersects the line of centers at point P, which divides the center distance inversely as the angular velocity ratio or speed ratio। तो मित्रों, ऊपर का जो इक्वेशन है ω1 अपॉन ω2 इज इक्वल टू 1 अपॉन O1P अपॉन O2P, ये इक्वेशन को वर्ड में
जो लास्ट पॉइंट में दिखाया गया है उस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम आगे चले तो कंडीशन फॉर करेक्ट गियरिंग को भी देखना चाहिए। कंडीशन ऑफ करेक्ट गियरिंग कह रही है कि फॉर टू surfaces to be conjugated with each other, their angular velocity ratio must be constant. Conjugate माने सुसंबद्ध। गियर की सामने वाले दो गियर की सरफेस एक दूसरे के साथ सुसंबद्ध तभी हो सकती है जब दोनों गियर के एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो माने ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 हर परिस्थिति में कांस्टेंट रहे। ये कंडीशन को कंडीशन फॉर करेक्ट गियरिंग कहा जाता है। अभी लॉ ऑफ गियरिंग का दूसरा पहलू हम जाने तो ये कहना चाहता है कि जो कॉमन नॉर्मल लाइन MN है वो हमेशा O1 O2 लाइन को पिच पॉइंट P पर ही इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ये कंडीशन कंपलसरी है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो गियर की डिज़ाइन परफेक्ट हो सकती है और ये कंडीशन को दूसरे शब्दों में लॉ ऑफ गियरिंग भी कहा जाता है। तो मित्रों, ये हो गई लॉ ऑफ गियरिंग की सरल समझूती। अब हम आगे चलते हैं गियर के फेलियर्स पे। फिगर पे हम देख सकते हैं कि गियर के जो फेलियर्स होता है वो दो तरह का होता है। एक बेंडिंग फेलियर होता है और दूसरा वियर फेलियर होता है। वियर फेलियर में 4 अलग अलग प्रकार के फेलियर्स होते हैं जिसमें पिटिंग, स्कोरिंग, एब्रेसिव वियर और कोरोसिव वियर का समावेश होता है। पिटिंग टाइप का जो वियर फेलियर है वो अगेन 2 सब पार्ट में डिवाइड होता है, कैटेगराइज होता है, जैसे इनिशियल पिटिंग और डिस्ट्रक्टिव पिटिंग। इनिशियल पिटिंग की फिगर हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर गियर की सरफेस पे इनिशियल पिटिंग होता है तो जो दूसरी फिगर दिखाई दे रही है उस तरह का अपीयरेंस गियर की सरफेस का हो जाएगा। ये जो इनिशियल पिटिंग है ये एक तरह की इनिशियल सरफेस इरेगुलरिटी है। पिटिंग माने कि छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं, बहुत छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं गियर की सरफेस पे, जिसका डायमीटर 0.5 mm से 1 mm तक का होता है। ये जो इनिशियल पिटिंग है ये टूथ प्रोफाइल की डिज़ाइन सही ना की गई हो, उसमें कुछ एरर हो तो हो सकता है। सरफेस मैन्युफैक्चरिंग के समय उसमें इरेगुलरिटीज आ गई हो तब भी इनिशियल पिटिंग हो सकता है। अगर हमने टूथ प्रोफाइल सही बनाई है, गियर का मैन्युफैक्चरिंग सही किया है, मगर गियर का जो असेंबली के वक्त उसका अलाइनमेंट सही नहीं किया है तो भी इनिशियल पिटिंग जनरेट हो सकता है। अगर हम ये तीनों चीज़ों को एलिमिनेट करें तो इनिशियल पिटिंग को अवॉइड किया जा सकता है। दूसरे प्रकार का पिटिंग है जिसको डिस्ट्रक्टिव पिटिंग बोला जाता है। डिस्ट्रक्टिव पिटिंग है वो सेकेंड फेज पिटिंग भी उसको बोला जाता है। ये सरफेस फटीग फेलियर है जो रिपीटेटिव कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस की वजह से होता है। इसमें सरफेस पे माइक्रो क्रैक्स लगते हैं और ये माइक्रो क्रैक्स वक्त के चलते बड़े होते जाते हैं और गियर को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो ये हो गया डिस्ट्रक्टिव पिटिंग। डिस्ट्रक्टिव पिटिंग में एक बात ये भी जान लेनी चाहिए कि जब टोटल लोड यानी कि स्टैटिक लोड और डायनेमिक लोड का समेशन जब गियर के टूथ के स्ट्रेंथ से बढ़ जाए तब डिस्ट्रक्टिव पिटिंग होता है। तो मित्रों, ये हो गई डिस्ट्रक्टिव पिटिंग की सरल समझौती। आप फिगर में स्क्रीन पर आप डिस्ट्रक्टिव पिटिंग का पार्ट देख सकते हैं। गियर का जो टूथ है उसके टॉप एज पर हम डिस्ट्रक्टिव पिटिंग देख सकते हैं। एक दूसरी तरह का फेलियर है जिसको स्पेलिंग बोला जाता है। ये स्पेलिंग है, ये गियर की सरफेस जो होती है उसके नीचे होता है। तो गियर की सरफेस के नीचे माइक्रो क्रैक्स डेवलप होते हैं। ये वक्त के चलते ये माइक्रो क्रैक्स डेवलप होके सरफेस पे आ जाते हैं और सरफेस पे आके गियर्स को वो ब्रेक करते हैं। तो ये फेलियर को स्पेलिंग फेलियर बोला जाता है। और
इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर गियर की सरफेस को हम परफेक्टली हार्डनिंग प्रोसेस करें, प्रॉपरली हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करें, उसके बाद प्रॉपरली हार्डनिंग प्रोसेस करें, तो स्पेलिंग नामक गियर फेलियर को हम अवॉइड कर सकते हैं। आगे का फेलियर हो गया स्कोरिंग। स्कोरिंग जो फेलियर है वो एक तरह का वियर फेलियर ही है, जिसके दो और नाम भी हैं, जिसको स्कफिंग और गैलिंग भी बोला जाता है। दो गियर के बीच की जो क्लियरेंस होता है उसमें हम लुब्रिकेटिंग ऑयल फिल करते हैं। ये लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो गियर्स के मूवमेंट को स्मूथ करता है, फ्रिक्शन को ओवरकम करता है और जो हीट जनरेट होती है उसको भी कुछ पार्ट में एब्जॉर्ब करने की शक्ति रखता है। तो अगर ये लुब्रिकेटिंग ऑयल अगर दोनों गियर की मैटिंग सरफेस के बीच में से निकल जाए तो गियर का वियर होता है, जिसको हम स्कोरिंग बोलते हैं। आगे का गियर फेलियर देखें तो एब्रेसिव वियर हो गया। ये एब्रेसिव वियर गियर की दो जो मैटिंग सरफेस होती है वो सरफेस के बीच में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ जाए जो एब्रेसिव नेचर का हो तो उसकी वजह से गियर की सरफेस पे स्क्रैचेस पड़ते हैं, जिसको एब्रेसिव वियर बोला जाता है। इसको हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, मगर एब्रेसिव वियर के कॉजेज को देखें तो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन द लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट के अंदर कोई एब्रेसिव इम्प्योरिटी है तो उसकी वजह से एब्रेसिव वियर होता है। अगर गियर के आजू बाजू हमने अच्छी तरह से केसिंग नहीं लगाया है तो एटमॉस्फेरिक डस्ट भी गियर के मैटिंग सरफेस के बीच में आ जाती है और ऐसे भी उससे भी एब्रेसिव वियर जनरेट होता है। मटेरियल्स जब उसका गियर का जब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होता है तब फ्लेक्स और छोटी छोटी चिप्स निकलते हैं, अगर वो गियर के मैटिंग सरफेस के बीच में रह जाए तो वो भी एब्रेसिव वियर को जनरेट कर सकते हैं। अगर हम ये तीनों कॉज को एलिमिनेट करें तो एब्रेसिव वियर को बड़ी आसानी से रोका जा सकता है। मित्रों, अगर हम लास्ट गियर फेलियर देखें तो ये कोरोसिव वियर है। कोरोसिव वियर हम जानते हैं कि बेसिकली कोरोजन प्रोसेस की वजह से जनरेट होता है, जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ जब गियर का मटेरियल केमिकल रिएक्शन करता है तो उसकी वजह से गियर की सरफेस पे कोरोजन हो जाता है, जिसकी वजह से गियर का मटेरियल वियर होता है और ये डेफिशिएंसी को, ये फेलियर को कोरोसिव वियर बोला जाता है। हम फिगर में देख सकते हैं कि कोरोसिव वियर कैसा दिखाई देता है। दोनों फिगर में, एक कलर फिगर और एक ब्लैक एंड व्हाइट फिगर में आप लोग कोरोसिव फेलियर को देख सकते हो। अगर हम गियर की सरफेस को, गियर के मेटालिक सरफेस को अगर हम अच्छी तरह से ऑयल से ढक दें तो कोरोसिव वियर से बच सकते हैं। तो मित्रों, ये हो गए हमारे गियर के वियर फेलियर्स। बेंडिंग फेलियर जो है वो गियर की बेंडिंग की वजह से होता है। ये बेंडिंग इस तरह से होता है कि गियर का हर एक जो टिथ है वो हम कैंटिलीवर बीम गिन सकते हैं और कैंटिलीवर बीम के एंड पॉइंट पे अगर हम पॉइंट लोड लगाए तो कैंटिलीवर बीम डिफ्लेक्ट होता है और उसमें बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होते हैं। तो मित्रों, यही फिनोमिना गियर के टीथ में भी होती है, जिसकी वजह से गियर का बेंडिंग फेलियर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए सारे गियर के फेलियर। आज के लेक्चर में हमने पढ़े गियर के सारे फेलियर्स और उसके आगे हम पढ़े लॉ ऑफ गियरिंग। तो मित्रों, आज का लेक्चर अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।